अक्सर जब हम इतिहास पढ़ते हैं या उस पर वीडियो देखते हैं तो एक सवाल अपने आप मन में आता है। इतना बड़ा भारत, इतने बहादुर राजा, इतनी विशाल आबादी, फिर भी अंग्रेज कैसे जीत गए? क्या भारतीय राजा कमजोर थे? क्या हमारे पास लड़ने की हिम्मत नहीं थी? या फिर अंग्रेज सच में हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर थे? सच्चाई इन तीनों के बीच कहीं छुपी हुई है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अंग्रेज भारत में सैनिक बनकर नहीं आए थे, वे व्यापारी बनकर आए थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची, तब किसी भी राजा ने यह नहीं सोचा था कि एक व्यापार करने वाली कंपनी कभी पूरे देश पर राज करेगी। भारतीय राजाओं ने उन्हें एक छोटे से खिलाड़ी की तरह देखा, जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उस समय भारत कोई एक राष्ट्र नहीं था, ये सैकड़ों रियासतों, राज्यों और सल्तनतों में बटा हुआ था। हर राजा अपने सत्ता, अपनी सीमाओं और अपने दुश्मनों में उलझा हुआ था। एक राजा की जीत दूसरे राजा के लिए खतरा बन जाती थी। यही आपसी फूट अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा हथियार बनी। अंग्रेजों ने बहुत जल्दी समझ लिया कि भारत को तलवार से नहीं, दिमाग से जीता जा सकता है। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। एक राजा को दूसरे के खिलाफ भड़काया, किसी को गुप्त समर्थन दिया, किसी से समझौता किया। जब दो भारतीय सेनाएं आपस में लड़ रही होती थीं, अंग्रेज दोनों से फायदा उठा रहे होते थे। भारतीय राजाओं की एक बड़ी कमजोरी ये भी थी कि वे युद्ध को सम्मान और परंपरा से जोड़कर देखते थे। युद्ध के अपने नियम थे, दिन में लड़ाई, निहत्थे पर वार नहीं और तय मैदान में मुकाबला। अंग्रेजों के लिए युद्ध सिर्फ जीतने का साधन था। वे नियमों से नहीं, नतीजों से चलते थे। धोखा, गुप्त समझौते और अचानक हमले उनके लिए गलत नहीं थे। तकनीक का फर्क भी बहुत बड़ा कारण बना। अंग्रेजों के पास आधुनिक बंदूकें, तोपें और संगठित सेना थी। उनकी फौज अनुशासित थी, वेतन पर थी और आदेश मानने के लिए प्रशिक्षित थी। भारतीय सेनाएं बहादुर जरूर थीं, लेकिन कई जगह पुराने हथियारों और पारंपरिक युद्ध पद्धतियों पर निर्भर थीं। एक और बड़ी सच्चाई ये है कि कई भारतीय राजा अंग्रेजों को कम आंकते रहे। उन्हें लगता था कि ये विदेशी लोग यहाँ की गर्मी, बीमारी और माहौल में ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। लेकिन अंग्रेजों ने भारत को समझा, यहाँ के मौसम के हिसाब से खुद को ढाला और स्थानीय लोगों को ही अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। आर्थिक कमजोरी भी एक बड़ा कारण थी। अंग्रेजों के पास भारत के बाहर से पैसा आ रहा था। उनके पीछे पूरी ब्रिटिश सरकार और यूरोप की ताकत खड़ी थी। भारतीय राजा अपने खजाने से युद्ध लड़ते थे। जैसे जैसे युद्ध लंबा होता गया, उनके संसाधन खत्म होते चले गए। कुछ भारतीय राजा अंग्रेजों से इसलिए भी हार गए क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत लाभ को देश से ऊपर रखा। कई नवाबों और रियासतों ने सोचा कि अगर वे अंग्रेजों का साथ देंगे तो उनकी गद्दी सुरक्षित रहेगी। उन्हें लगा कि ये विदेशी सिर्फ उनके दुश्मनों को हटाने में मदद करेंगे। लेकिन बाद में वही अंग्रेज उनके राज्य भी निगल गए। प्लासी और बक्सर जैसी लड़ाइयों ने दिखा दिया कि अंग्रेज तलवार से कम और राजनीति से ज्यादा जीतते थे। विश्वासघात, गद्दारी और अंदरूनी साजिशों ने भारतीय सेनाओं को अंदर से तोड़ दिया। जब सैनिक अपने ही सेनापति पर भरोसा न कर पाएं तो सबसे बड़ी सेना भी हार जाती है। 1857 की क्रांति से पहले तक अंग्रेज भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुके थे। 1857 का विद्रोह पहला मौका था जब भारतीय सैनिकों और राजाओं ने मिलकर अंग्रेजों को चुनौती दी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नेतृत्व की कमी, सही योजना का अभाव और आपसी मतभेदों ने उस विद्रोह को भी कमजोर कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय राजा कायर थे। राणा प्रताप, टीपू सुल्तान, झांसी की रानी, कुंवर सिंह जैसे कई योद्धा आखिरी सांस तक लड़े, लेकिन कुछ बहादुर लोगों की लड़ाई पूरे सिस्टम को नहीं बचा पाई। अंग्रेजों की जीत किसी एक वजह से नहीं हुई। ये कई छोटी छोटी गलतियों, आपसी फूट, तकनीकी अंतर और राजनीतिक चालों का नतीजा थी। भारतीय राजा तलवार से हारे हों या नहीं, लेकिन वे एकजुट न होने की वजह से जरूर हार गए। इतिहास हमें दोष देने के लिए नहीं, सीखने के लिए होता है। भारतीय राजाओं की हार हमें ये सिखाती है कि ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि एकता, दूरदृष्टि और सही समय पर सही फैसले लेने से आती है। शायद यही वजह है कि आज़ादी के बाद भारत ने सबसे पहले एकता को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, क्योंकि इतिहास हमें पहले ही दिखा चुका था कि जब हम बंटते हैं तो हारते हैं।